once again in and you all are watching Bank Nifty by TGG। जैसे मैंने आप लोग के साथ प्रॉमिस पहले भी किया था, जो सैटरडे का टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे राइजिंग ऑफ प्राइसेस पार्ट 3 और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पार्ट 3 है। सो आज का जो टॉपिक्स होंगे जिसमें हम लोग कवर अप करने वाले हैं, उसमें क्या क्या होगा, पहले ग्लोबल न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे, ग्लोबल में क्या हलचल मच रहा है, कहाँ क्या किस वजह से क्या हो सकता है इसमें और किस में नज़र रखना है, इसमें थोड़ा हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ अपकमिंग जो लॉन्ग टर्म हमारी इन्वेस्टमेंट हमेशा रहती है, जैसे 3 हफ्ते पहले मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये वीडियो में दिया था, जो शेयर्स बोले थे वो सारे अचीव हुए हैं। पिछले वीक को जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में जो स्टॉक दिए थे वो भी सारे लगभग टारगेट अचीव हो चुके हैं। जैसे मैंने आईसीआईसी फॉर एन एग्जांपल मैंने आईसीआईसी बैंक 600 में आप लोग को बाई करने बोला था फॉर 670, 700, 750, 670 तो टच कर गया है। 700 टच करता है कि नहीं ये देखना है, 750। हाँ ऑब्वियसली इसके लिए मैंने 6 महीने का टाइम भी मांगा है, 6 महीने में ही आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। गिरावट में खरीदना मत भूलना, सिर्फ इतना याद रखो। ये क्यों कह रहा हूँ गिरावट में खरीदना मत भूलना, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है इज अ बुल रन ट्रेंड, ठीक है। इसमें जो शॉर्टर्स है वो लोग पहुँचते हैं मार्केट को नेगेटिव ले जाने के लिए, लेकिन मार्केट बिहेव करेगा अपने जिस हिसाब से चलना चाहिए। और ये जो सीज़न है ये रिजल्ट सीज़न है, साथ ही साथ अक्टूबर एक होगा जिसमें रिजल्ट्स आने वाले होंगे। मुझे जहाँ तक लगता है रिजल्ट सीजन्स कोई भी जब जितने भी कंपनी अभी तक रिजल्ट दे चुके हैं, या तो एक्सपेक्टेड को बीट किया है या तो एज पर एक्सपेक्टेशंस आया है, किसी का भी रिजल्ट अभी तक तो ख़राब नहीं आया। तो मार्केट अपने हिसाब से मूव करेगा। हाँ कुछ ग्लोबल इश्यूज़ हैं उस पर नज़र ज़रूर रखना है, उसमें लेके हम लोग बात भी करेंगे। लेकिन हाँ मेन मंत्र ये होगा हर डिप पे बाई करना है और अपने पोर्टफोलियो में फंडामेंटल एंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रखना चाहिए। और कौन सा रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, ये भी बाद में बताऊंगा। और क्या ईजीएस्ट पैटर्न होता है इस मल्टी बैगर स्टॉक्स चुनने का, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट करते हैं आज पहले ग्लोबल न्यूज़ के साथ और राइजिंग ऑफ प्राइसेस पार्ट 3 के साथ। ये क्यों मैं कह रहा हूँ राइजिंग ऑफ प्राइसेस, ये मैं करीबन 1 महीना पहले, 1 डेढ़ महीना पहले जो स्टार्ट किया था, तब मैं मेरी पहली राइज ऑफ प्राइसेस का जो वीडियो था उसमें आप जाके ये वीडियो में जाके देख सकते हो। एक्चुअली क्यों मैं प्राइसेस बताता हूँ, देखो ग्लोबल में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जहाँ तक मुझे पता है 98 कंट्रीज़ में जहाँ पे इन्फ्लेशंस आर टू हाई, जहाँ पे बहुत कुछ हंगामा हो चुका है डेमोक्रेसी लेके, लेटेस्ट गवर्नमेंट को लेके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज हैं और इन्फ्लेशंस काफ़ी बड़े हुए हैं वहाँ पे। एक बर्गर की कीमत अगर 1 करोड़ 74 लाख हो, अभी कभी सोचे हो, नहीं सोचे हो कि ये कभी ना कभी तो सोचना पड़ेगा इंसान को। तो ये जो क्राइसिस है ये आस्ते 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 वर्ल्ड पे हावी बोलेगा। और जहाँ मेरी एक्सपेक्टेशंस है 2023 और 2022 एंड देयर कुड बी अ फाइनेंशियल क्राइसिस, देयर कुड बी अ, आप देख रहे होंगे पेट्रोल डीजल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल पे ला सकते हैं, ऐसा बात नहीं है जो कंट्रोल नहीं हो सकता, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ग्लोबली आप देखोगे तो 74 के अराउंड आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरी जो बेंचमार्क है $85 के पास अगर चला जाता है क्रूड, तो ये बहुत ही मुश्किल रहता है कोई भी कंट्री के लिए अपना फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में लाने के लिए। फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल पे नहीं आता है फिर, तो वो फिस्कल डेफिसिट आपके रेंज से बाहर हो जाता है, तब कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब ये जो अभी 100 रुपये का पेट्रोल है ये एक्चुअली क्रूड में मिलते हैं और हम लोग बाहर के देशों से बाई करते हैं, मेनली ईरान से हम लोग ज़्यादा बाई करते हैं। और हमारी जो इसकी कॉस्टिंग है आफ्टर रिफाइनरी ये आता है करीबन 35 टू 38 रुपीज़। बाकी जो 62 रुपीज़ आपको लग रहे हैं ये सारे गवर्नमेंट के टैक्सेस है, एक जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलता है 8 to 10%, बाकी जो भी 40-50% जितने भी बचते ये सारे स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं। तो ये जो बात है, ठीक है, ये आप लोग को सोचने वाली परेशानी में डालेगी। आज नहीं पता चलेगा बिकॉज अभी सब
जो कोविड का तूफ़ान चल रहा है, हमेशा मैं कहता हूँ, ये तूफ़ान थमने के बाद ही इंसान को पता होता है जब नुकसान कितना हुआ है, ठीक है? उससे पहले पता नहीं चलेगा नुकसान कैसे कितना हुआ है। सो मुझे जहाँ तक लगता है 2022 एंड और 2023 देयर कुड बी अ फाइनेंशियल क्राइसिस। नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ पे साफ लिखा है पैसे की ज़रूरत पड़ेगा तो यूएस ने प्रिंट करके देने का बात भी सोचेगा। सो और प्रिंट करने का बाद क्या होता है ये शायद आपको पता नहीं है। आप तब वेनेजुएला, लेबनान और भी काफ़ी सारा देशेस है जहाँ पे ये पहले टेक्निक अपनाई गई थी, और इनकी इन्फ्लेशन रेट उसके बाद कितने बढ़ चुकी थी, जिनकी वजह से आज भी इनको पॉवर्टी लाइन के बिलो झेलना पड़ रहा है। एनीवेज गाइस, ये तो था शुरुआत। अब आते हैं इंडियंस को बड़ी खतरे हो रहे हैं, ठीक है? इंडियंस को दो तीन चीज़ में बहुत खतरे नज़र आ रहे हैं। पहला मैं शुरुआत करना चाहता हूँ अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में जो प्रॉब्लम चल रही है, जिनके वजह से इंडियंस को क्या खतरा हो सकता है। आप जानते होंगे हमारे देश का जो मैप है, हर तरफ से वल्चर्स ने घिरा हुआ है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ श्रीलंका है, एक तरफ बांग्लादेश है। अब आप सोच लो इससे हम लोग का क्या लेना देना है। अगर देखो श्रीलंकन पोर्ट को अगर कैप्चर कर लिया चाइना ने, आप साउथ ईस्ट में कोई भी माल नहीं भेज सकते हो, आपकी माल की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। पाकिस्तान की जो पोर्ट है गदावार पोर्ट, वो ऑलरेडी उनके कब्जे में है। दे आर मेकिंग पाकिस्तान इन द 99 ईयर्स प्रोजेक्ट। आप श्रीलंका में जाओ, दे ऑलरेडी इनटू अ मिनी चाइना इन श्रीलंका। आपको पता है, नहीं पता है, मुझे नहीं पता। अगर आपको इससे ज़्यादा पता है प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए जे कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ पे नहीं है। ये था दूसरा। तीसरा जो सबसे जगह मतलब प्रॉब्लमेटिक होता है, बांग्लादेश। बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया है, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। जिनको पता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। उधर अगर मैं जाऊँ अरुणाचल प्रदेश में, ऑलरेडी चाइना की एक मजबूत पकड़ बनते जा रही है दिन के दिन। सो अगर इंडिया को कोई भी मुसीबत से जूझना है, ठीक है, और पाकिस्तान को रोकना है, तो अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट को लेके इंडिया बहुत ही उत्साहित है, क्योंकि वहाँ पे बेस बनाने का फिर उनको एक मौका मिलेगा, और डेवलपमेंट नाम पे अपनी एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस वहाँ से भी तैयार कर सकते थे। बट लास्ट ईयर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रम्प तालिबान के साथ एक एग्रीमेंट पे गए थे, और वो अपना फोर्स विड्रॉ करने की बात कह दिया था, जो जो बाइडेन साहब ने आके फुल्ली इम्प्लीमेंट भी किया, क्योंकि उनको लगते हैं जो यूएस के काफ़ी सारा पैसा उसमें बर्बाद हो रहे हैं। और जैसे ही अपने विड्रॉ मतलब ट्रूप्स विड्रॉ किए अफ़गानिस्तान से, तो तालिबान जस्ट 3 महीने में 90% ऑफ अफ़गानिस्तान दे हैव कैप्चर्ड, एंड दे नेवर वांट इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट। इंडियंस को वहाँ पे, आप कल एक रिपोर्ट मैं देख रहा था, बहुत ही दुख के साथ ये बात कहना पड़ेगा, दानिश सिद्दीकी बहुत ही अच्छे एक रिपोर्टर थे, जिनके वहाँ पे देहांत हो गया ड्यूरिंग द वॉर कॉरस्पॉन्डेंस। तो ये बहुत दुर्नायक बात है। इंडिया को इस बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आप ये बारे में नहीं सोचोगे तो तालिबान आज नहीं तो कल फिर अटैक करेगी इंडिया पे। और आपने ये स्टेटमेंट भी अगर देखे हो, ठीक है, तो तालिबान ने चाइना को ओपनली कहा है वेलकम माय फ्रेंड्स, विच इज़ अगेन गोइंग टू अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के लिए सही नहीं है, क्योंकि यूएस बहुत दूर बैठा है। तालिबान को अगर यूएस के साथ कुछ करना है तो तालिबान को यूएस में पहुंच के करना पड़ेगा, या तो उनकी इकोनॉमिक हब जो इसराइल होती है वहाँ पे उनको धक्का देना पड़ेगा। तो वो तो बात की बात है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट दिस कुड बी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर इंडिया ऑल्सो। एंड इंडिया के सारे एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स जितने भी वहाँ थे, उनको वापस बुलाए गए हैं। सो अब ये बहुत ही क्रूशल मैटर होंगे और बहुत ही क्रूशल
जगह होंगे जो इंडिया को पॉलिटिकली बहुत ही सोच समझ के कदम उठाना है ग्लोबल सीनियर पॉलिटिक्स में, जो आगे इंडिया के लिए क्या सेफ होगा क्या नहीं होगा। बट चाइना हर तरह से इंडिया को घेर रही है। पाकिस्तान में चाइना के ऑलरेडी मतलब दोस्त बन के बैठे हुए हैं, बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, श्रीलंका में बैठे हुए हैं, खुद इधर से बैठे हुए हैं। सो इंडियंस शुड बी अ टाइम टू टुगेदर। आई इसको जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन करने से कुछ बदलेगा नहीं, अगर करना ही है तो जड़ से उखाड़ो। दिस अपील एंड यू कैन अंडरस्टैंड, अगर ये हम लोग नहीं किए तो हम लोग की इकोनॉमी नहीं, इंसानियत पे भी बहुत खतरा हो सकता है। बहुत मुश्किल से मिली हम लोग की आज़ादी कहीं छिन न जाए। अब आता है इंडियन को अफ्रीकन में भी प्रॉब्लम हो रही है। रिसेंटली अफ्रीका में इंडियंस को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उनकी इंडियन कम्युनिटी पे अटैक हो रही है। उनकी प्रेसिडेंट जो है उनको लेके काफ़ी एक तहलका मचा हुआ है। सो वहाँ पे भी एक इंडियंस को लेके प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। बाकी जो ग्लोबल सिनेरियो है, जो यूएस और रशिया और मिडल ईस्ट के बीच में चल रहे हैं, जो ऑयल डील्स, उसमें काफ़ी फोकस रखना है। ऑयल डील्स पे बहुत ही बातचीत चल रही है। यूए इज़ द मेजर प्लेइंग पार्ट राइट नाउ, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी अच्छा ऑयल रिजर्व्स हैं करेंटली। और वो जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी जो शर्तें हैं अगर उनको नहीं माना गया तो वो अपनी ज़िद पे अड़े रहे। सो देखना ये है जो ऑयल डील्स पे भी फोकस रहना चाहिए। ये ग्लोबल सिनेरियो कमिंग टू द टर्म्स, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा जो अपना ऑयल प्राइस बढ़े। बहुत गिरना मार्केट के लिए, ऑयल प्राइस बहुत ही गिरना ख़राब है, बहुत बढ़ना भी ख़राब है, ठीक है ना। सो गाइस, ग्लोबल सिनेरियो पे फ़िलहाल तो यही था। बाकी जो देशेस हैं वो बहुत ही मुसीबत में है। सो सिनेरियोज उतना अच्छा नहीं है। क्राइसिस मैंने 1 महीने पहले जब वीडियो स्टार्ट किया था, उस वक्त जो क्राइसिस थी उससे भी अभी बढ़ चुका है। मैंने रिसेंटली वेनेजुएला का जो रिपोर्ट देख रहा था, डोमिनोज मैकडोनल्ड्स के एक बर्गर का दाम है 1 करोड़ 24 लाख ऑन देयर करेंसी। ये काफ़ी मतलब शॉकिंग है एंड चौंकाने वाली बात है। एनीवेज गाइस, सो ये जस्ट नॉमिनल लाइक एग्जांपल दिया। लेट्स कम बैक टू द मार्केट एंड लेट्स कंटिन्यू नाउ विद और साथ साथ मैंने ये भी बताया था आफ्टर 15 जुलाई कोविड फिगर्स विल राइज, बढ़ेंगे ये कोविड फिगर्स। थर्ड गाइज, यू आर इनटू द थर्ड वेव्स। सो वैक्सीन ठीक से लगाइए, घर से मत निकलिए। मैं हमेशा कहता हूँ जब तक दवाई नहीं कोई ढिलाई नहीं। ये तो आप जब जानती हो, बिना मतलब का इधर उधर घूमो मत यार, काम से ही निकलो। और जो लोग काम पे जाते हैं उनको सही से काम पे जाने दो, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से वो बेचारे परेशानी में ना आ जाए, ठीक है ना। सो कोविड फिगर्स विल राइज बिकॉज यू गो इनटू थर्ड वेव, बट मैंने ये भी कहा था सेकेंड वेव से ये इफेक्ट कम होगा, कम होगा। देखना है, या भगवान को मैं सिर्फ यही दुआ करता हूँ जो भी वैक्सीन लग रहे हैं, जो भी शॉट्स लग रहे हैं, ये कहीं फेल ना हो जाए। फेल होंगे तो तहलका मच जाएगी, फेल नहीं होंगे तो बाय गॉड ग्रेस हम लोग सही सलामत हो जाएंगे। 1 साल बाद आराम से बिना मास्क के घूम सकते हैं। तो आफ्टर मेरे को जहाँ तक लगता है अगर सब कुछ सही चले तो 2021 नवंबर के एंड से हम लोग शायद विदाउट मास्क घूम सकते हैं, अगर वैक्सीनेशन फेल नहीं हुआ तो। अगर फेल हो गया तो आई ऑल्सो डोंट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, बिकॉज ऐसी एक खबर आ रही है इंडिया भी शायद मॉडर्ना और फाइज़र के शॉट्स मंगवा रहे हैं। क्यों मंगवा रहे हैं? अगर आपके पास इसके सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, आई वांट टू नो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। जैसे मेरा 3 वीक्स अगो इस वीडियो में जाके आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैंने क्या कहा था, कितने स्टॉक्स दिए थे। पिछले वीक को भी बहुत सारे स्टॉक्स दिए थे, तो इस वीक को भी बहुत सारे स्टॉक्स लेके आए हैं जो अपकमिंग इन फ्यूचर्स बहुत मल्टीपैकर बन सकते हैं। तो पहला होगा मेरा, जो सबसे पहला पिक होगा इस वीक का, वो होगा SBI कार्ड्स। क्यों? SBI कार्ड्स की सबसे बड़ा खासियत है आज की इस मतलब पैंडमिक में
वो कार्ड्स इनको ऑफ़र करते हैं। वो कार्ड्स उन्हीं को ऑफ़र करते हैं जो सैलरीड होते हैं, जिनकी नौकरी ये पैंडेमिक में बची हुई है। जिनकी नौकरी पैंडेमिक बची हुई है, तो अच्छे दिन पे उनको नौकरी बचना ही बचना है, ठीक है ना? तो उनके जो एक्सपेंसेस होंगे थ्रू ऑनलाइन स्पेंडिंग्स, दैट विल बी फैंटास्टिक। अगर आप देखोगे उनकी ऑनलाइन स्पेंडिंग बढ़ चुकी है, 41 से 52% हो चुकी है। नंबर टू जो उनके सबसे अहमियत वाली बात है, म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर्स काफ़ी तेज़ी से उठा रहे हैं स्टॉक को। सो ये पिक है। अगर 950 या 990 पे भी ले सकते हो आप, अराउंड सोच लो 1200 के टारगेट के लिए आप ये ले सकते हो अगले 6 से 8 महीने के रेंज के लिए। क्योंकि इनको फ़ायदा जो हो रही है, इनके जो और एक फ़ायदा है, इस आप जानते होंगे HDFC कार्ड पे बैन लग चुका है। और ये बैन की वजह से तीन चीज़ों को, तीन बैंक्स या स्टॉक्स को फ़ायदा हो रहा है। वो है एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, सबसे फ़ायदा उठाने वाले ICICI बैंक है, और तीसरे नंबर पे है SBI कार्ड्स। ये तीन को अपने कार्ड्स के हिसाब से बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। सिर्फ एक ही छोटा सा एक नेगेटिव पॉइंट है, इनकी एनपीए थोड़ी ग्रोथ ले चुकी है, ठीक है ना? सो गाइस, ये उनके लिए अच्छा होगा। और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो उनके लिए 990 पे भी लेना सही है। 950 पे तो आता है तो और लीजिए। और टारगेट रहेगा लॉन्ग टर्म पे 1200 का, लिख लो टारगेट। वन ऑफ द मल्टीपैकर स्टॉक्स मे बी 1200 पार भी कर सकता है इन द क्वार्टर ऑफ। रिजल्ट देखना है अक्टूबर में क्या आता है, और ये तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छा है। तो अक्टूबर वाला रिजल्ट्स पे हम लोग काफ़ी फोकस करेंगे, और मुझे लगता है ये स्टॉक जहाँ से जहाँ 1200 भी पार कर सकता है। देखते हैं कैसे पहुँचता है। दूसरा जो होगा मेरा, वो होगा आपका पॉलीकैब। वाई पॉलीकैब? पॉलीकैब के क्लाइंट लिस्ट एक बार देख लीजिए, कौन कौन है, कौन नहीं है, ये पूछिए। पॉलीकैब जो वॉयज़ कंपनी में मोनोपोली बिजनेस करते हैं, उनके जो क्लाइंट्स है BPCL, HPCL, IOC, रिलायंस, JSW, वेदांता, कौन नहीं है इस लिस्ट पे? और इस लिस्ट में वो अकेला बिजनेस करने वाला आदमी है। मेरी सलाह होगी कहीं 1800 के लेवल पे अगर आ जाता है तो एक साल में ये बाई करना ज़रूरी है, फॉर द टारगेट ऑफ 2500 एंड 3000। ये दो टारगेट दे रहा हूँ पॉली कैब में इन अपकमिंग 1 ईयर। म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर्स इनमें खरीदारी बहुत बढ़ा है, 2% से एटलीस्ट 20-23% इंक्रीज हुआ है इनका। क्यों खरीद रहे हैं? क्यों खरीद रहे हैं, सॉरी, कोई ना कोई तो कारण होगा। सो मुझे लगता है पॉलीकैब विल बी योर सेकेंड चॉइस। थर्ड चॉइस वन एंड ओनली IRCTC। लॉकडाउन फेज पे थे, IRCTC उतना चला नहीं है। द गुड न्यूज़ फॉर IRCTC, लॉकडाउन खुल चुके हैं। अब लोकली मूविंग्स होंगे, काफ़ी ज़्यादा मूविंग्स होंगे, और ये बिज़नेस पे ये अकेला मोनोपोली करने वाला एक ही लौता स्टॉक है, जो काफ़ी हद तक आगे साल में काफ़ी हद तक आपको दिखाएगा। अगर खुदा खैर करे, भगवान की दुआ हो, सब कोरोना वोरोना हट जाए और नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ ज़िंदगी जी पाए, तो IRCTC विल बी अ पिक टॉप पिक फॉर 2022 मई जून, टिल मई जून। कम से कम ये स्टॉक आपको 3500 दिखाएगी ज़रूर। IRCTC लिख लीजिए, लॉन्ग टर्म, भले थोड़ा महंगा हो, दाम ज़्यादा दिख रही हो, लेकिन सब फेयर वैल्यूएशंस इन द मोनोपोली बिजनेस, दिस वैल्यूएशन इज़ नॉट अ बैड एट ऑल। मुझे लगता है कोई भी गिरावट आता है जैसे 1900 या 1850 के आसपास, तो वहाँ पे दबा के बाई करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस। एक साल 2022 मई जून मोटा मोटी आपको अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है? ये हो गया दूसरा। कौन सा लेना चाहिए आपको, कौन सा बेसिकली आपको पोर्टफोलियो में रहना चाहिए? नाम इंडिया, जो रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ है, मतलब आप लोगों को सब पता है, रिलायंस म्यूचुअल फंड नाम इंडिया से ट्रेड करती है निपॉन म्यूचुअल फंड। सो वहाँ पे आपको काफ़ी नज़र रखना है, शायद अराउंड 400 के आसपास इसकी दाम चल रही है। इनकी जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी अच्छा होगा। क्यों होगा? ग्लोबल लिक्विडेशन पार्ट, और SIPs फिर चालू हो चुके हैं। लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स में काफ़ी खरीदारी हुए हैं, बॉन्ड्स फंड्स में काफ़ी खरीदारी हुए हैं, इक्विटी फंड्स तो है हैं। अब इनकी जो बिज़नेस है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 550 to 500 विल बी अ गुड टारगेट फॉर निपॉन इंडिया इन अपकमिंग 8 to 10 months।
8 to 10 मंथ्स निपॉन इंडिया एक अच्छा स्टॉक है, ये आपकी पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। और साथ ही साथ जो लास्ट स्टॉक है मैं देना चाहूँगा, लास्ट एक नहीं 2 स्टॉक्स हैं। एक ट्रेडिंग स्टॉक्स है आईटीसी, जो 2209 पे लीजिए और 2020 का रिसेंट टारगेट है, लेकिन एक साल के हिसाब से मैं अगर देखूं 285 विल बी अ वेरी गुड वैल्यू, वेरी गुड। ये टारगेट होना चाहिए हासिल। पता नहीं ये स्टॉक्स हमेशा 245 250 के आसपास जाके फिर लुढ़क के नीचे आ जाती है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इस बार अगर सही चला, मुझे जहाँ तक लगता है तो ये काफ़ी ऊपर तक जा सकती है और उसी पे नज़र रखना है। लेकिन ट्रेडिंग के लिए 209 208 पे लीजिए और 220 का टारगेट रखिए, इस महीने में आपको मिलेगा। अब आता हूँ एक हेल्थ केयर स्टॉक्स में, वो है अपोलो। अपोलो हॉस्पिटल ऑलवेज बी गुड। आप लोग एक बुल रन देखे हुए अपोलो में, तो कोई भी गिरावट में इसको खरीदने का सलाह रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स फंड मैनेजर्स इसमें भी अपनी पोजीशंस बढ़ाते जा रहे हैं, पोजीशंस अपने बढ़ाते जा रहे हैं। सो ये एक और स्टॉक होगा जो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपके पास और कोई सजेशंस हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। क्यों बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। मुझे जहाँ तक पता है मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 5 स्टॉक्स बताए आपको, आईआरसीटीसी, पॉलीकैब, नाम इंडिया, और साथ में आईटीसी भी बताया आपको, अभी जो दिया अपोलो हॉस्पिटल दिया, और साथ ही साथ आपको और एक स्टॉक्स मैंने बताया है। वो स्टॉक्स क्या है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये था कुछ इस वीक के स्टॉक्स, ठीक है। और फिर भी मैं बताता हूँ, जैसे मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का कॉल दिया था, वैसे ही मैं बता रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में बने रहना है, कोई भी गिरावट में ख़रीदारी करना है। स्मॉल स्टॉक में एनबीसीसी मुझे अच्छा लगता है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ विल बी अ फाइन पिक फॉर 3000 टारगेट। मैं फिर एक बार नीचे की तरफ सोच रहा हूँ, अगर कहीं नीचे की तरफ मिले तो ऑब्वियसली इसमें बाई करूँगा मैं। और ऊपर के लिए मेरा 3000 लॉन्ग टर्म टारगेट होंगे इसमें भी। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ विल बी ए गुड पिक, बट सबसे जो नज़र रखना है, मैं पहले भी अपना एक पोर्टफोलियो शेयर किया था आप लोगों के साथ, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। द थीम इलेक्ट्रिक व्हीकल, द स्टॉक्स विच इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें आप ज़रूर फोकस कीजिएगा। उसमें भी मैं एक शो बनाऊंगा, एक वीडियो डालूंगा। मेरी जो स्टॉक्स हैं उसके ऊपर, वो थीम के ऊपर। आप लोग सब जानते हो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर काफ़ी क्रेज़ चल रही है, 500 पे बुकिंग चल रही है। सो आने वाले दिन पे ये थीम पे भी पैसा बनेगा। दिस इज़ अ थीम। हाँ, ऐसा नहीं कि एक स्टॉक उठा लिया और मैंने काम कर लिया। एक्चुअली दिस इज़ अ थीम, एंड ये थीम मुझे लगता है आगे जाके बहुत ही काम करेगा। गाइस सिर्फ मैं बोलना चाहूँगा, हम लोग कोई भी रिकमेंडेशन बाई या सेल के लिए नहीं देते हैं। दिस इज़ ओनली फॉर स्टडी नॉलेज एंड फन पर्पस। आपको अगर कुछ करना है, आप एक बार नहीं अपने 10,000 बार फाइनेंशियल कंसल्टेंट डिस्कस कर लीजिए। उनसे नहीं होता, नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारे लिंक दिए हुए हैं, उन पे आप क्लिक कर सकते हो, उन पे क्लिक कर सकते हो, उन पे नंबर लिखा हुआ है, नंबर पे कॉल कर सकते हो, फ्री के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। हम मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अब जो मेरी पुरानी टेलीग्राम चैनल है उसमें बैंक निफ्टी की कोई कॉल्स नहीं आने वाली, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक नया चैनल, मेरा पुराना चैनल है उसको हम लोग थोड़ा रिनोवेट किए और नए से लॉन्चिंग कर रहे हैं, अलॉन्ग विद द न्यू सब्सक्रिप्शन स्टाइल, अलॉन्ग विद द न्यू सिस्टम। उसमें नज़र रखिए, ये ज़रूर कहना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो जुड़ना चाहते हो वो जुड़ सकते हो, कहीं भी जुड़ सकते हो। और एलिस ब्लू का तो आपको पता ही है, अकाउंट दिया हुआ है, जो भी अपना खोल के काम करना चाहो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। सो ये था डिस्क्लेमर। और किसी अगर आप लोग को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, तभी बनेगा पैसा। पैसा कैसे बनते हैं, जो लोग ट्रेडर मेरे साथ काफ़ी दिनों से जुड़े हो उनको पता है, डबल कैसे बनाया जाता है पैसे। और जो लोग नए हो, जुड़ना चाहते हो, वो फ्री हूँ, कल कॉल कर सकते हो, जुड़ सकते हो, क्योंकि मंडे और आने वाले वीक में काफ़ी हलचल मचेगी और काफ़ी पैसे बनेंगे, ठीक है। सो उसके लिए रेडी रहो, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाला 2 वीक, ठीक है। जिनके लेवल्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे, हाँ ज़रूर ये कल मैं आपको शाम के वीडियो में दूंगा। तो टिल देन ये था ग्लोबल सिनेरियो, क्राइसिस जैसे बढ़ना चाहिए, उसके ऊपर मैंने आप लोग को क्लिपिंग दिया। और साथ ही साथ मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा आपको, क्रूड पे नज़र रखिए और किसी में नहीं।
अगर क्रूड और बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन और राइज होंगे, और इन्फ्लेशन राइज होना मतलब प्राइसेस बहुत नज़दीक आते जाएगा फिर, ठीक है ना। सो इस पे नज़र रहना चाहिए, लेकिन मार्केट से भाग नहीं जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो तोड़ मुड़ के आज ही सब बेच बाच के भाग जाओ। टाइम मिलेगा, काफ़ी टाइम मिलेगा, नथिंग टू वरी, उससे बाद पहले पैसा भी बनेगा। ओके, सो गाइज़ ये था। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। और आज के लिए ये था। कल हमारी जो वीकली व्यू होते हैं वो कल दूंगा इवनिंग के वीडियो पे। टिल देन गुड नाइट, आराम से रहो, सब सो जाओ, घर से मत निकलो, सैनिटाइजर मास्क ज़रूर यूज़ करो। बाय बाय।